नमस्कार, आदाब, बहुत स्वागत आप सभी का। देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आपको लगातार 2047 के विकसित भारत के हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं। जब भी नरेंद्र मोदी बात करते हैं तो विकसित भारत कहना वो नहीं बोलते हैं। और अब आप ये देखिए कि इसी मोदी राज में किस तरह से खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो रहे हैं निवेशक। बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। बाजार त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है क्योंकि लगातार 5 महीने से, सितंबर से लेकर और आज फरवरी, और फरवरी में आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। 29 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। और नरेंद्र मोदी को इतिहास में दर्ज होने का बहुत शौक है। लेकिन अब आप ये देखिए कि वो इतिहास में किस तरह से दर्ज हो रहे हैं कि इन 29 साल के तमाम रिकॉर्ड्स गिरावट के बाजार ने तोड़ दिए हैं। और 5 महीने से लगातार ये गिरावट जारी है, ये बिकवाली जारी है। लगातार जो जो संस्थागत फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भारतीय बाजार से अपना पैसा निकाल कर वो चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपने डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप से जब से मिलकर आए हैं तब से आप देखिए बाजार में और ज्यादा गिरावट का दौर जारी है। क्योंकि जो टैरिफ लगाने की बात नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर डोनाल्ड ट्रंप ने की है उससे बाजार में अस्थिरता और ज्यादा बढ़ गई है। निवेशकों को ये डर लग रहा है कि ये टैरिफ जो अप्रैल से लागू होने वाला है उसके बाद बाजार का क्या हाल होगा। इन 5 महीनों में अगर मोटे तौर पर आंकड़े आपके सामने में पेश करूं तो अब तक निवेशकों का 85 लाख करोड़ का जो 85 लाख करोड़ रुपए जो है वो स्वाहा हो चुके हैं। सिर्फ 2 महीने की बात की जाए तो इन 2 महीनों में 55 लाख करोड़ रुपए का निवेशकों को नुकसान हुआ है। ये लगभग आप ये देखिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो जीडीपी है उससे भी ज्यादा है। इससे आप ये अंदाजा लगाइए कि देश का बाजार जो है, जो सेंसेक्स और निफ्टी है, वो किस मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। एक तरफ आपको ये दिखाया जा रहा है कि देखिए जब से नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, जब से लोगों के वारे न्यारे हो गए हैं, दूसरी तरफ हकीकत आपकी आंखों पर धर्म का पर्दा चढ़ाकर हकीकत जो आपसे लगातार छुपाई जा रही है वो अब हकीकत जो है और सच जो है वो चीख चीख कर खुलकर सामने आ रहा है। और ये बता रहा है कि कैसे लगातार जो निवेशक हैं उनका पैसा बाजार में डूब रहा है। जीडीपी के जो अनुमानित आंकड़े थे वो जिस तरह से पिछली तिमाही में आए वो आपने देखा कि किस तरह से जो अनुमानित आंकड़े थे उससे कम जीडीपी रही और आज फिर से आंकड़े आने हैं जीडीपी के। और अगर ये भी कम रहते हैं तो ये भी इसका एक रीजन है जिस तरह से बाजार में लगातार बिकवाली का दौर जारी है। लगातार जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पैसे यहां से निकाल रहे हैं और जो देश के जो निवेशक हैं वो इस नुकसान की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अमूमन ये देखा गया कि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकालते थे तो जो घरेलू निवेशक थे उनसे इसकी खाना पूर्ति हो जाती थी नुकसान की। लेकिन जिस तरह से बाजार में अस्थिरता का दौर लगातार जारी है उससे आप ये समझिए कि बाजार में लगातार बिकवाली का दौर जारी है और जो निवेशक है चाहे वो घरेलू हो या फिर वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हो उन्हें बाजार में यकीन नहीं हो पा रहा है। और ये बहुत चिंता की बात है कि यहाँ से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं वो चाइना के बाजार में लगा रहे हैं। ये बात लगातार आपको अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं खासतौर पर विपक्ष और राहुल गांधी आपको लगातार बताते रहे कि जीडीपी का क्या हाल है और देश में क्या हाल इकोनॉमी का हुआ है। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टर्स मीट कराई जाती है। मध्य प्रदेश में अभी आपने देखा था और वहां क्या हाल हुआ था वो आपने देखा होगा। बड़ी बड़ी बातें और लफाजियां की जाती हैं लेकिन उन सब की हकीकत, उनकी कलई जो है वो खुलकर सामने आ गई है। आपको याद होगा जब लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट से पहले एक निजी टीवी चैनल को, जो कि अडानी का चैनल है, उस पर नरेंद्र मोदी जब इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे तो जितने भी सूचकांक हैं वो रिकॉर्ड बनाएंगे। उनका रिकॉर्ड का मतलब था कि वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो टूट जाएंगे। तमाम रिकॉर्ड्स टूटे तो लेकिन नीचे की तरफ। इतिहास में दर्ज होने का बहुत शौक है नरेंद्र मोदी को और अब आप ये देखें कि किस तरह से वो इतिहास में दर्ज हो रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन से लेकर और जिस तरह से लगातार जो गब्बर टैक्स, जीएसटी जिस तरह से लगाई गई, छोटे और मझोले जो व्यापारी हैं उनकी कमर पूरी तरीके से तोड़ दी गई, उस सब का असर धीरे धीरे करके बाजार में अब किस तरह से देखने के लिए मिल रहा है, या मैं कहूं कि लगातार वो देखने के लिए मिल रहा था लेकिन उस पर पर्दा डाला जा रहा था। अब जब ये आउट ऑफ द
प्रोपोर्शन ब्लो हुआ है, तो अब समझ में आ रहा है लोगों की भी कि कैसे बाजार में अब हाहाकार मचा हुआ है, त्राहिमाम मचा हुआ है। आज इसी को हम समझेंगे कि इसको किस तरह से देखा जाए, क्या आगे कोई उम्मीद नजर आती है, और अगर ऐसा होता है तो फिर मंदी और देश में जिस तरह से महंगाई का दौर चल रहा है उसमें इसका किस तरह से असर पड़ेगा, आगे बाजार किस तरह से रिएक्ट करेगा। और जब अप्रैल में जब जो ट्रंप जो है, जो उन्होंने नए टैरिफ की बात की है, वो जब नए टैरिफ लागू होंगे तो उसका क्या इससे भी ज्यादा असर, खतरनाक असर जो है वो बाजार में क्या देखने के लिए मिलेगा। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। मेरे साथ खास मेहमान पैनल पर जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे इस पूरे मामले को हम सही से समझेंगे और जानेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सीनियर जर्नलिस्ट राहुल लाल जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो इस तमाम मामलों के एक्सपर्ट भी हैं और लगातार अलग अलग अखबारों में अपने कॉलम इसको लेकर लिखते रहे हैं। राहुल लाल जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जाना माना चेहरा ओमकारेश्वर पांडे जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ओमकारेश्वर जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। राहुल लाल जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, ये लगातार बिकवाली गिरावट का दौर और 5 महीने में 85 लाख करोड़ जो निवेशकों के डूबे हैं, इसमें क्या आप कोई रिकवरी की कोई गुंजाइश देखते हैं, और ये क्यों हो रहा है? और अमेरिका के दौरे के बाद जिस तरह से और जो ज्यादा ट्रस्ट टूटा है निवेशकों का, उसको आप किस तरह से देखते हैं? बुसरा जी, देखिए, जो आज का दिन है शेयर बाजार में, अगर हम लोग शुक्रवार आज का दिन बात करें तो केवल आज ही जो है जो शेयर निवेशकों को 9.21 लाख करोड़ का नुकसान केवल आज हो चुका है। तो हम लोग लगातार देखें, अगर 1996, बिल्कुल आपने अपनी भूमिका में सही बात कही कि 1996 के बाद पिछले 5 माह से जो गिरावट का एक दौर था जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा था, वो प्रत्येक दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा था। भारत का अपना ही सेंसेक्स के रिकॉर्ड टूट रहे थे वो गिरने के, और उसने आज सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं उसने। तो अब मुख्य बात यह है कि इसकी रिकवरी की क्या गुंजाइश है, क्या संभावना है। देखिए, रिकवरी की गुंजाइश और संभावनाएं तब होती है जब अर्थव्यवस्था के जो फंडामेंटल्स हो वो मजबूत हो। लेकिन अगर हम लोग देखें कि अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स जो है कि इस सरकार को बहानेबाजी करने के मौके मिले कई सारे, इनके अर्थव्यवस्था के जो मूलभूत मानक हैं वो 2018 से ही काफी कमजोर दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को। यानी हम लोग अगर इसके पहले कोरोना काल से पहले अगर हम लोग देखते हैं तो 2018-19 में आपको प्रत्येक तिमाही जो है वो आंकड़े गिरते हुए नजर आएंगे आपको। लेकिन उस समय फिर जब कोरोना काल आया, सरकार को एक बहाना मिला, उसमें निगेटिव में भी ग्रोथ रेट चला गया था हम लोगों का। तो एक तो हमारे अर्थव्यवस्था में कोई ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ रेट की स्थिति बड़ी खतरनाक है। जो आंकड़े आज से कुछ देर में जब अभी हम लोग चर्चा कर ही रहे होंगे, तो अभी तीसरे क्वार्टर का जो है कि आज जीडीपी ग्रोथ रेट के आज आंकड़े आने वाले हैं, और इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि 5.4%, यानी कि सेकेंड क्वार्टर का ग्रोथ रेट 5.4% पे आया हुआ था। तो आज जो गिरावट हम लोग देख रहे हैं, और जो आगे मैं कह रहा हूं कि उम्मीद नहीं है, यानी शेयर बाजार और बड़ी गिरावट की तरफ जा सकता है। इसके कई बड़े कारण हैं। एक तो वर्तमान कारण, एक तो ट्रंप जो घोषणाएं कर रहे हैं लगातार टैरिफ बढ़ाने के लिए, जो अभी उन्होंने जो है कि लगातार टैरिफ को लेकर, चीन को लेकर उनका सख्त रवैया है, मैक्सिको के लेकर सख्त रवैया है, कनाडा को लेकर है। प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका गए हुए थे और मोदी जी के सामने में उन्होंने एक तरह से रेसिप्रोकल जो है कि टैरिफ की सीधे सीधे घोषणा कर दी। तो वो उन सब चीजों से जो भारत के जो घरेलू निवेशक हैं उनका भी विश्वास टूट गया है। क्योंकि अब देखिए, शेयर बाजार को जो ऊंचाई प्रदान करते हैं और जो गतिशीलता में रहती है, जब हम लोग देख रहे थे कि देश में कोरोना को लेकर हाहाकार मची हुई थी, लेकिन शेयर बाजार लगातार प्रत्येक दिन रिकॉर्ड बना रहा था। अर्थव्यवस्था के दूसरे मापक भी नुकसान में थे, लेकिन उसमें एक पॉजिटिव स्थिति यह थी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स लगातार भारत में पूंजी निवेश कर रहे थे। लेकिन अभी क्या स्थिति है बुसरा जी की, केवल जनवरी और फरवरी के आंकड़े, फरवरी में भी वो 21 फरवरी तक के अगर मैं आंकड़े ले लूं तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा की निकासी कर ली है। प्रत्येक दिन जो आंकड़े, रोजाना के आंकड़े अगर हम लोग देखें अर्थव्यवस्था के बाजार में, शेयर बाजार में 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ लगभग डेली के एवरेज किस्म के निकासी हो रहे हैं इस समय। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स नहीं है भारत में। क्यों नहीं है वो? उनको पता है कि हमारे अर्थव्यवस्था के जो फंडामेंटल्स है वो कमजोर है, हमारी बैंकों की स्थिति कमजोर हो रही है। यानी आज जो हम लोग शेयर बाजार में गिरावट देख रहे हैं, बैंकों के काम करने के, दर्शकों को सामान्य भाषा में समझाऊं कि हमारे बैंक कैसे काम करते हैं। बैंक काम इस आधार पर करते हैं कि हम आप अपनी सामान्य बचत को बैंकों में रखते हैं,
और फिर बैंक जो है उसको लोन उसको देता है, तो जो लोन की दर होती है वो ज्यादा होती है, जो निवेशकों को इन्वेस्टमेंट करने का रेट होता है वो दर कम होता है, और उसी से बैंक एक सामान्य प्रॉफिट अर्जित करता है। लेकिन स्थिति यह है कि जो छोटे छोटे बिस्किट हैं, जो हमारे बाजारों की जो अर्थव्यवस्था की जो स्थिति खतरनाक हुई है कि लोग 5 रुपया के बिस्किट खरीदने के लिए भी सोच रहे हैं, उनके पास सेविंग, उनकी आय नहीं है। यानी जो राहुल गांधी जिस मामले को उठाते रहते हैं कि बेरोजगारी काफी प्रचंड स्तर पे है, महंगाई काफी चरम स्तर पे है, तो लोगों के पॉकेट में सेविंग नहीं है बुसरा जी, सेविंग नहीं है, तो फिर बैंकों में वो क्या जमा करेंगे? और बैंक में अगर वो जमा करेंगे, जमा ही नहीं करेंगे, तो बैंकों की जो मुख्य ताकत है वो ताकत ही घट गई है। तो ये एक बड़ी समस्या है। यानी हमारी 2008 के आर्थिक मंदी को भी हम लोगों ने देखा है, 2011 के गृह संकट के मामले को भी हम लोगों ने देखा है, लेकिन उस समय हमारा बैंक काफी मजबूत होता था। आज अगर बैंकों को मजबूत करने के लिए आप देखेंगे सरकार क्या काम कर रही है, कई सारे बैंकों को मिला मिला के जो है कि वो जो कमजोर बैंक होते हैं वो उनको जो है कि मजबूत बैंक में उनका विलय करा देते हैं। वो हाल के समय में सरकारों ने बैंकों का एकीकरण या विलय करने जैसी तमाम कोशिशें की, तो हमारे बैंकिंग सेक्टर कमजोर हालत में चल रहे हैं। देश में रुपये की हालत, जिसके ऊपर बड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि विदेशी पूंजी निवेशक, दर्शकों को एक कंट्राडिक्शन भी दिखाई देगा जो अर्थव्यवस्था के न्यूज को देख रहे होंगे कि अमेरिका ने ट्रेड वार की घोषणा किसके साथ की? उन्होंने ट्रेड वार की घोषणा, जो बड़ी घोषणा है वो चीन के साथ की है। तो चीन को ज्यादा इफेक्टेड होना चाहिए था बुशरा जी, लेकिन भारत में विदेशी पूंजी निवेशक भारत से पैसे निकालकर चीन जा रहे हैं। यानी भारत को वो खतरनाक मान रहे हैं, चीन को खतरनाक नहीं मान रहे हैं, जो कि फ्रंट फुट पे अमेरिका से लड़ाई लड़ रहा है। यानी वो मान के चल रहे हैं कि चीन में अगर हम निवेश करते हैं तो हमारा निवेश सुरक्षित होगा, यहां से निकाल के वो चीन ले जा रहे हैं। भारत में निवेश को सुरक्षित नहीं मानने इसका एक बड़ा कारण क्या है? बड़ा कारण यह है कि हमारा रुपया भी कमजोर हो रहा है। उसमें जो सबसे रोचक मामला है वो है, जो खतरनाक मामला है रुपये की दृष्टि से, कि डॉलर के कमजोर होने के बावजूद भी, सामान्यतः अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो जब भी डॉलर कमजोर होता था तो रुपया स्वाभाविक तौर पर मजबूत हो जाता था दूसरा जी। लेकिन हाल के समय में डॉलर कमजोर भी हुआ ट्रंप के उन नीतियों के कारण, फिर भी रुपये को इसका लाभ नहीं मिल पाया। तो अर्थव्यवस्था के कमजोर होना, डॉलर रुपये का भी कमजोर होना, ये कई सारे ऐसी चीजें हैं कि हमारे विदेशी पूंजी जो निवेशक हैं उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। शुरुआत के समय में पिछले साल से ये टेंडेंसी दिखाई दे रही थी। अगर मैं आंकड़े लेके देखूं, पिछले वर्ष जो भारत में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने जो निवेश किए 2024 में, वो केवल 427 करोड़ रुपए निवेश किए उन्होंने, केवल 427 करोड़। जबकि हर महीने आप निकासी के आंकड़े अगर हम लोग देखें, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पैसे निकाल रहे हैं वो हजारों करोड़ में आंकड़े हो रहे हैं। तभी मैंने कहा कि इस साल फरवरी तक में ही वो 1 लाख करोड़ से ऊपर का निकासी कर चुके हैं। तो वो जमा तो यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो केवल और केवल निकालने का काम कर रहे हैं। 5 महीने पहले से भी ये आंकड़े हम लोगों को दिख सकते थे, लेकिन उस समय जो हमारे घरेलू जो निवेशक हैं उन्होंने शेयर बाजार में आस्था बनाए हुए था, उन्होंने विश्वास बनाए हुए था कि तो इसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पैसे निकाल भी रहे थे, तो घरेलू निवेशक जो है कि वो जाके अपनी गाढ़ी कमाई वहां पे लगा दे रहे थे। तो ये एक ऐसी स्थिति है। आपने सही चीज कहा कि एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए, और हम लोगों ने 4 जून को लेकर जो अमित शाह ने तमाम लोगों से कहा था कि सब लोग शेयर बाजार में निवेश कीजिए, निवेश कीजिए, शेयर बाजार के आंकड़े बहुत ऊपर चढ़ेंगे, वो उस समय भी नहीं हुई और वो स्थितियां अभी भी नहीं दिख रही है। तो हमारे घरेलू निवेशकों को भी उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई गंवाई है यहाँ पे। आप देखिए इस सरकार के जो आंकड़े हैं, एक आंकड़े का लगातार हम लोग सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं, लेकिन अब वो आंकड़े कितने डरावने होंगे वो अब दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं कि 2014 में इन्हें जो कर्ज मिला था इस सरकार को, 55 लाख करोड़ में डूबी हुई अर्थव्यवस्था इन्हें मिली थी, जिसको इन्होंने पिछले वर्ष के आंकड़ों के अनुसार ही वो 210 लाख करोड़ जो है वो पहुंच चुका था। 55 को 210 पहुंचा दिया था। अब दूसरा जी, इस परिस्थिति में भारत सरकार का वो कर्ज का दर और जीडीपी कर्ज अनुपात, सामान्य रूप से पूरे दुनिया भर के अर्थशास्त्री मानते हैं कि जीडीपी कर्ज अनुपात कभी भी 67% से ऊपर नहीं होना चाहिए। हम लोगों का जीडीपी कर्ज अनुपात पहले ही से ही 90% से क्रॉस कर रहा है, पहले ही क्रॉस कर रहा है। तो इस बुरी स्थिति में वो कहां क्रॉस करेगा? कहीं ऐसा ना हो कि जीडीपी से ज्यादा जो है वो कर्ज की स्थिति ना बन जाए देश के ऊपर, उस तरफ हमारी अर्थव्यवस्था चल पड़ी है। तो ऐसे में शेयर बाजार में भविष्य में पॉजिटिव संकेत के हम लोग उम्मीद कैसे कर सकते हैं दूसरा जी? ये कुछ बड़े कठिन और दुर्गम क्षेत्र हमें अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रहे हैं इस समय।
जी, बिल्कुल। आपने बहुत सारी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और तथ्य पर आधारित आपने यहाँ पर बातें कही हैं कि आगे भी कोई उम्मीद नहीं नज़र आती और क्यों नहीं नज़र आती है, वो तमाम बातें भी आपने यहाँ पर रखी हैं और बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे वक़्त में ओमकारेश्वर जी, जहाँ पर एक के बाद एक क्योंकि इसको इलेक्शन से जोड़कर देखा जाना है क्योंकि आप ये देखिए कि लगातार जिस तरह से धर्म का एक चश्मा लोगों की आँखों पे चढ़ाकर सब कुछ जो कुछ हो रहा है, उसको सिर्फ़ हरा-हरा दिखाने की कोशिश जो की जा रही है, और लगातार एक के बाद एक चुनाव जीतते जिस तरह से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है और देश में हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी, बाजार का आपके हाल देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स जिस तरह से लगातार उनका विश्वास उठ रहा है बाजार से, जो घरेलू निवेशक हैं वो भी नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आखिर फिर देश की रफ्तार जो है वो कहाँ जा रही है? क्योंकि आपको, हमको, देशवासियों को तो 2047 के हसीन ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। हाँ, हम उन्हीं ख्वाबों में से निकल के आए थे, अच्छे दिन के ख्वाब थे वो। और आज देश देख रहा है कि कितने अच्छे दिन हो गए। हमारे पहले के वक्ता मिस्टर राहुल लाल ने काफी सारी बातें डिटेल में बताई हैं, उनको दोहराने का कोई मतलब नहीं। हम आपको वापस ले जाना चाहते हैं उस माहौल की तरफ जिसने इसकी बुनियाद जो पैदा की। आफ्टर ऑल ऐसा हुआ क्यों? जो मनमोहन सिंह के समय जो ग्रोथ रेट हमारा बढ़ता जा रहा था, 8.5% तक हमारा ग्रोथ रेट, 14% तक ग्रोथ रेट पहुंचा है जीडीपी का, उसमें हॉल्ट अचानक कैसे आया? वो कैसे नीचे गिरता चला गया? कोरोना तो एक बीच का अवसर है, वो एक बहाना है, उसका वो अलग विषय है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शुरुआत से ही जब से ये नोटबंदी हुआ, हमारे देश में 2 बार नोटबंदी लगाई गई। आप 10 साल के दरमियान में 2 बार नोटबंदी लगाते हैं। व्हाइट पेपर तो जारी करिए ना कि इससे कितना फायदा हो गया और कितना नुकसान हो गया, पता चल जाएगा। फिर अनप्लैन्ड जीएसटी, आज तक जीएसटी में करेक्शन चल रहा है और अब ट्विटर पे जाके देख लीजिए, लोग कहते हैं कि 15 रुपए का, 20 रुपए का जीएसटी का पेनाल्टी है और उस पे 20,000 रुपए और उस पे पेनाल्टी लगाई है। इस तरह से ऐसी चीजें चल रही। मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे सकता हूँ। 2018 में मैंने जीएसटी लिया था कि चलो कुछ काम करेंगे, और एक कंपनी बना ली थी। संजोग से कुछ काम उस साल नहीं किया हमने, बाकी हम जॉब करते रहे, कुछ करते रहे। तो हमें याद भी नहीं था कि जीएसटी क्या है। मैंने सोचा जैसे इनकम टैक्स भरते हैं लास्ट ईयर, पूरे साल में एक बार भर देंगे उसको। तो बीच में एक फोन आया कि साहब आपने जीएसटी लिया है नंबर और आप उसको रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं। हमने कहा हाँ, कुछ काम नहीं हुआ इसलिए नहीं कर रहे। बोले काम हो ना हो आपको रिटर्न तो फाइल करना है। तो मैंने सीए को कहा कि भाई भर दो इसको यार, जो भी है। तो उसने कहा सर 45,000 का जुर्माना है। अब आप सोचिए कि 1 रुपए का काम नहीं हुआ है, उस पे 45,000 का जुर्माना है। मैं अपना एग्जाम्पल आपको क्यों देना चाहता हूँ कि ऐसे हजारों नहीं लाखों लोग हैं जो इस तरह के जुर्माने से प्रभावित होते हैं। अब उसका और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट देखिए। एक दफा मैंने ट्विटर पे पढ़ा कि किसी पर्टिकुलर साल में या 2 साल में 3 लाख करोड़ रुपए जुर्माना से वसूले गए, पेनाल्टी से। और सरकार बड़े उसको, उसके साथ दावे के साथ कहती कि देखो इतना हमने पेनाल्टी वसूल कर लिया। 3 लाख करोड़ का पेनाल्टी 3,000 लोग तो दे नहीं सकते, 30,000 लोग भी नहीं दे सकते। जाहिर है कम से कम 30 लाख लोगों ने मिलकर दिया होगा तो उतना होगा। अब 30 लाख लोगों को पेनाल्टी आप लगा रहे हैं, एक बार पेनाल्टी लगाया, उसकी रिकवरी की, उसके बाद नए सिरे से प्रोसेस किया, तो 40-45 दिन लग जाते हैं ना आपको जीएसटी को रिवाइव करने में। आपको जीएसटी सस्पेंड किया जाता है। रोहित जी बताएंगे कि राहुल जी कितना दिन लग जाता है मिनिमम, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा भी लग जाता है। तो आप अगर 30 लाख लोगों का उतने दिन का काम धंधा रोक रहे हैं तो आपकी देश की इकोनॉमी स्लो होगी या नहीं होगी? इस तरह के हम्म। अनेक जो है आपने कदम उठा रखे हैं जिससे देश को नुकसान हो रहा है। और दूसरी तरफ आप दुनिया को बताते हैं कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमने 61 रैंकिंग हासिल कर ली। आप गूगल सर्च कर लीजिए, आपको मालूम होगा कि हमने जो आंकड़े ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दिए थे, वर्ल्ड बैंक ने उसकी जांच कराई और उसको लगा कि नहीं ये बहुत ज्यादा गलत आंकड़े हैं। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग ही बंद कर दी कि नहीं हमें नहीं करनी ये सब रैंकिंग। और ये हमारी कृपा है कि हमने उसको इतने महान आंकड़े दिए थे। आज भी भारत के आंकड़ों को वर्ल्ड बैंक की तमाम, वर्ल्ड बैंक हो या यूएन की एजेंसियां हो,
वो बिलीव नहीं करती। मैं एक एक मंत्रालय के चीफ डाटा ऑफिसर से बात कर रहा था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि हम जो भी आंकड़े देते हैं उसको उसको वो हाफ उसका मान के चलते हैं कि या तो हमने कम दिया है, डबल हुआ है, कोई घटना दुर्घटना की बात होती है तो, और नहीं तो हमने जो आंकड़े बढ़ा के दिए हैं उसका। तो ये डिसबिलीव है हमारे आंकड़ों के ऊपर। तो चाहे आप डिमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट को ले लीजिए, जीएसटी के इम्पैक्ट को ले लीजिए, हमारी हैंडलिंग जो टोटल हो रही है। अब 10 बैंकों का मर्जर करना पड़ा, क्यों करना पड़ा भाई? बहुत अच्छा चल रहा है तो आप उसको क्यों मर्ज करके 12 बैंक आपके पास बचे हुए हैं? हम किस तरह से चला रहे हैं कि चीजें जो है इतनी ज्यादा बिगड़ रही हैं। एफआईआईज जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात आप कर रहे हैं, पिछले 5 महीनों में कम से कम 2.5 लाख करोड़ रुपया उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। ये जो हम्म। शेयर बाजार में गिरा है, ये तो फिर भी एक लगता है कि हाँ हमारा शेयर इतना बढ़ गया और वो हो गया। ये तो कैश उन्होंने जमा किया था, इन्वेस्ट किया था, और उसको वो विड्रॉ कर रहे हैं। और हमारी बजाय दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं, चाइना को प्रेफरेंस दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? हमारे यहाँ इस तरह का माहौल क्यों नहीं क्रिएट किया जा रहा है कि हम अपने, चाहे छोटे व्यवसायी हों, आप जीएसटी भी वसूलते हैं तो किससे सबसे ज्यादा वसूलते हैं? मोर देन 60% आप जो हैं वो छोटे व्यापारियों से वसूलते हैं। 33% मिडिल व्यापारी होते हैं, और बहुत थोड़े से 3-4% जो है वो टॉप रैंकिंग जो लोग हैं उनसे वसूला जाता है। तो हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए एक कारण जिम्मेवार नहीं है, अनेक कारण जी। हैं। और एक जो वो प्यूनिटिव जिसको कहते हैं ना, कि आप हर चीज में सजा देने का आपने वो कर रखा है। सजा देने से चीजें सुधरती नहीं है, उससे बिगड़ती हैं, हम्म। उससे दबती हैं। आप एक मामूली सा उदाहरण लीजिए, पूरे देश में आज तक किसी पुलिस व्यवस्था ने, किसी सरकार ने ये सोचा कि भाई ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो उस तरफ क्यों खड़े रहते हैं कि आप गलती करो, रेड लाइट जंप करो और फिर हम पकड़ेंगे? आपकी जिम्मेवारी तो वहां पर दुर्घटना रोकने की है। गलत चीजें कोई रेड, तो आप इस तरफ भी खड़े हो सकते हैं ना, लेकिन नहीं उसी तरफ खड़े होंगे। ये टेंडेंसी हमारे हर एजेंसी में है, हमारी हर व्यवस्था में है कि तुम गलत करो, हम तुम्हें पकड़ने के लिए बैठे हैं। यह देश जो कहता है कि सब वन 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 होना चाहिए, वन इलेक्शन, वन नेशन, वन कार्ड, फला, आज आपके जी। बिजनेस करते समय कितने कार्ड की आवश्यकता होती है? आप पैन कार्ड भी लीजिए, टैन कार्ड भी लीजिए, मामूली आपने उद्यम आधार लिया है कि नहीं, एमएसएमई में रजिस्टर कराया है कि नहीं, यहाँ कराया है कि नहीं, वहां कराया है कि नहीं, क्यों नहीं काम करने देते हैं? आप आपने जो लोन्स की व्यवस्था कर रखी है, आप पता करिए कि आपके लोन्स डिसबर्स क्यों नहीं हो पा रहे हैं। सिविल आपके बीच में कितनी बड़ी बाधा बन के खड़ा हुआ है। छोटे छोटे मामूली मामूली चीजों को लेकर सिविल सबका खराब है और लोग आपको लोन नहीं दे सकते हैं। बैंकों की जो जी। स्थिति हमारे देश में है, दुनिया के बैंकों से तुलना करिए कि दुनिया के बैंकों में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और हमारे यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। हम इतना हाई इंटरेस्ट हम्म। रेट ले रहे हैं। तो हमने कहां पर बेहतर माहौल दिया है, चाहे इन्वेस्टर्स हों उसके लिए, चाहे हमारे जो एमएसएमईज हों उनको काम करने के लिए, या किसी तरह से डेट की इन्होंने बात बताई। 55 लाख करोड़ से 220 लाख करोड़ का आज कर्ज हमारे ऊपर है। ऐसा क्यों है भाई? कहां से हो रहा है? क्यों चीजें ऐसी बढ़ती जा रही हैं? एफडीआई की क्या स्थिति है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की? अमेरिका से तो अब टैरिफ की बातें शुरू हुई हैं। उससे पहले 2016-17 में आपने जो नया कानून बनाया था और 74 से ज्यादा बीटीटीज आपने जो कैंसिल किए थे, जो बायलेटरल ट्रेड ट्रीटीज हैं डिफरेंट कंट्रीज से, तब से जो है वो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना बंद हुआ, या एफडीआई जो है गिरना शुरू हो गया लगातार। इन सब ओवरऑल माहौल के कारण आज जो है आर्थिक दशा खराब होती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी एफडीआई से आपको देश में रोजगार भी बढ़ता और आपके इन्फ्लेशन भी कम होता और सारी चीजें कंट्रोल में आती। लेकिन कहीं आप 7 साल बाद किसी व्यक्ति को आरबीआई गवर्नर से हटाते हैं, और आप जानते हैं कि उस व्यक्ति को इकोनॉमी की जानकारी नहीं है, फिर भी आप वहां बिठाते हैं, अपनी जिद में बिठाते हैं। तो ये मिस हैंडलिंग है ना। इस मिसहैंडलिंग से जी। देश को क्या मिल रहा है? जी। नुकसान।
बिल्कुल, इस देश को क्या मिल रहा है और वो जिनको ये कहा जाता था कि रेनकोट पहनकर जो है वो नहाते हैं, बहुत कमज़ोर प्रधानमंत्री कहा जाता था न मनमोहन सिंह को, उनके दौर में और अब के दौर में देखिए जो घाटा है, वो किस कदर बढ़ गया है, जिसकी आप कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और ये वो हैं उनके रहते, जो अपने आप को 56 इंच की छाती वाला कहते हैं, जो सबसे मज़बूत प्रधानमंत्री अपने आप को कहते हैं, जिनका डंका विश्व में बज रहा है, ऐसा वो क्लेम करते हैं, विश्व गुरु अपने आप को क्लेम करते हैं। सारी गलतियों का ठेका वो नेहरू और गांधी परिवार पर वो थोप देते हैं और कांग्रेस पर थोप देते हैं। अब पूछा जाना चाहिए कि बाजार की जो अभी स्थिति है, जो 29 साल के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंचा हुआ है, 29 साल के जो उसने रिकॉर्ड तोड़े हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स मीट कराई जाती है और उसमें हमने देखा कैसे खाना लूटते हुए वो लोग नजर आ रहे थे जो उस इन्वेस्टर्स मीट में थे। तो ये सब कुछ जो देश में हो रहा है, वो आखिर इस देश को कहां लेकर जा रहा है धनंजय जी? और इस सब की रिकवरी क्या देश कर पाएगा? क्योंकि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी और जाएंगी, लेकिन ये देश तो रहेगा। और इस देश में जो निवेशकों का जो नुकसान हो रहा है लगातार, और पिछले 5 महीने में 85 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, इसकी बात कोई कर नहीं रहा है। जी, अनम्यूट कर लीजिए। अब मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। हम लोग कर तो रहे हैं बात। हम लोग जो है पिछले 10 सालों हम्म। से बात कर रहे हैं, बात ही तो कर रहे हैं। और इसीलिए तो हम लोग राष्ट्रद्रोही हैं, इसीलिए तो हम लोग अर्बन नक्सल हैं, इसीलिए तो हम लोग सनातन विरोधी है। और एक छोटा उदाहरण देता हूं, बाकी हमारे दोनों साथी चाहे ओंकारेश्वर पांडे जी हैं या राहुल लाल जी हैं, वो सारा बता दिया है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जमा करने की परंपरा है, निवेश करने की परंपरा नहीं। लेकिन जमा रहने दिया क्या? जब नोटबंदी का जिक्र हम्म। किया तो नोटबंदी क्यों किया? नोटबंदी का मकसद क्या था? और जो ओंकारेश्वर भाई ने जीएसटी की कहानी सुनाई, जीएसटी नंबर लेने की, ओंकारेश्वर भाई खाली खाली आप नहीं है, ऐसे लाखों लोग इस देश में जिनकी कमाई कुछ नहीं है, लेकिन उनको रिटर्न फाइल करना है। हर तिमाही उनको रिटर्न फाइल करना, नहीं तो जुर्माना लगेगा। जुर्माना ही खाली जानते हैं, और जुर्माना इसलिए जानते हैं कि इनको सबको जो है जमीन पे सुला देना है, भगवान के भरोसे खड़ा कर देना। आप कुंभ में 65 करोड़, 66 करोड़ या 105 करोड़, कितना कितना करोड़ पता नहीं आ गए लोग, उसकी गिनती है इनके पास, बाकी चीजों की गिनती नहीं है। लेकिन सवाल ये अब होता है कि अब जहां पे आ गए हैं ना, यहाँ से लौटने का रास्ता है नहीं, यहाँ से आगे ही जाना है। क्योंकि अब जो है ढलान है, अब गिरना ही है। जो पिछले 10 साल जो आपने दिया है भारत को, वो मनमोहन सिंह की कमाई के जमा पूंजी थी। अब मोदी जी का आनंद अब लीजिए। ये जो तीसरी सरकार है ना, तीसरी बार मोदी सरकार, अब इसका आनंद लीजिए। और मैं तो कहता हूं कि 2-4 दशक लीजिए आनंद इसका, क्योंकि 2-4 दशक जब आनंद लेंगे तो फिर उस गरिमामय इतिहास में पहुंच जाएंगे जहां से हिंदुस्तान आजादी के बाद शुरू हुआ था। हमको ले जाना है वहां जहां भूख से मर जाते थे लाखों लोग, हमको ले जाना है वहां जहां हैजा से मर जाते थे लोग, लाखों लोग। तब भी आयुर्वेद था, लेकिन हैजा से लाखों लोग मर जाते थे, कोई दवा थी हैजा की? तो वहां ले जाना है। पुरानी संस्कृति, गौरव वाली संस्कृति कैसे हासिल करेंगे जब तक वहां जाएंगे नहीं? हर दिन हम संस्कृति बनाते हैं, समाज कहता है, सभ्यता कहती है कि रोज नई संस्कृति बनती है, रोज नई पुरानी संस्कृति टूटती है। जैसे हमारी बॉडी के सेल्स जो है बनते बिगड़ते हैं, हमारी बॉडी में अगर नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स टूटते हैं। अगर ये प्रक्रिया बंद हो जाए तो हमारी बॉडी खत्म हो जाएगी। सेम अर्थव्यवस्था जी। आप अर्थव्यवस्था में कर क्या रहे हो? आपने कहा मनमोहन सिंह ने जो मनरेगा लाया था, मनरेगा मतलब रोजगार था, सबके लिए रोजगार। और रोजगार है तो आप जो है स्वाभिमान से जिएंगे और पैसा कहीं लगाएंगे, मार्केट में कुछ सामान खरीदेंगे, कुछ पैसा बचत भी करेंगे। लेकिन जब वो मनरेगा खत्म करके आप कहते हैं कि नहीं उसकी जरूरत नहीं है, वो तो स्मारक है, हम 85 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देंगे। तो मुफ्त अनाज देने वाली सरकार और रोजगार देने वाली सरकार में कुछ तो फर्क होता होगा। तो अभी ढोल पीटा जा रहा है कि ट्रंप के टैरिफ से ये हाल हो रहा है, फाइज भाग, अरे फालतू की बात है।
धरती हिलती है, जब भूकंप आता है तो जो कमजोर घर होते हैं वो गिर जाते हैं, जो ताकतवर बिल्डिंगें होती है वो गिरती नहीं। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो बड़े बिल्डर होते हैं वो भूकंप रोधी व्यवस्था करते हैं बिल्डिंग बनाते समय। हमारा देश क्या है, ये बिल्डिंग ही तो है एक तरह से। हम देश की मंजिल दर मंजिल बनाते हैं क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है, लेकिन भूकंप रोधी अगर नहीं लगाओगे, व्यवस्था नहीं बनाओगे तो गिरोगे, और गिर के मरोगे, फिर जो है दुनिया के सामने भीख मांगोगे। अभी आप जो है पिछले 25 सालों से हम पाकिस्तान से कंपटीशन कर रहे हैं। हमारा कंपटीशन इस्लाम से, और इस्लाम के उन गधों से है जो इस्लाम को नहीं मानते, जो कहते हैं कि इस्लाम दया का धर्म नहीं है, इस्लाम जो है सर तन से जुदा करने वालों का धर्म। उनसे कंपटीशन करने चले। तो पाकिस्तान की तो दुनिया में कहीं इज्जत है? कोई बताता है? कोई कहीं देश में सुना कि पाकिस्तान की कोई इज्जत है? तो पाकिस्तान से कंपटीशन करोगे तो आपकी इज्जत कौन करे? आप चिल्लाते रहो कि जो है ये ट्रंप ने हमारे लोगों को अप्रवासी, अवैध अप्रवासी थे, उनको हथकड़ी लगा के भेज दिया। कम किया उसने, वहां कूटते हुए नहीं लाया हिंदुस्तान। और आपके लिए अभी अभी बहुत चीजें इंतजार कर रही हैं। अभी देखिए शेयर बाजार का गिरना उतरना, हालांकि मैं बहुत ज्यादा इसमें परेशान नहीं हूँ। शेयर बाजार पहले भी गिर जाता था, आगे भी गिरेगा। और बीच में कहा गया कि शेयर बाजार में, मुझे याद है 2 साल 1.5 साल पहले की बात करता हूँ, मैं भी शेयर बाजार में ऐसे ही सीखने के लिए आया था। उस समय जो शेयर, मैं एक उदाहरण देता हूँ खाली आपको। बजाज ऑटो जी। का शेयर मेरे पास था, 3900 रुपए का मैंने शेयर लिया था। मैंने 5 महीने पहले उस शेयर का भाव देखा, उस समय मैंने बेच दिया था। फिर मैंने देखा कि वो शेयर जो है 12,000 का शेयर, तो 3900 का शेयर 12,000 का शेयर चला गया। अगर 1.5 साल में, 2 साल में, तो बहुत ज्यादा हाइप हुआ। तो वो तो गिरेगा। शेयर बाजार में तो करेक्शन हमेशा आता रहता है, और बोलते हैं कि 20% 25% करेक्शन तो आता है। अभी कोई ज्यादा हाहाकार वाली बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है कि यहाँ से क्या शेयर बाजार उठेगा? असल चिंता यहाँ है, क्योंकि उठने के कारण होते हैं, गिरने के कारण जो है वो तो सबको पता चल रहा है कि भाई करेक्शन करता है शेयर बाजार। लेकिन उठने के कारण जो है वो कौन है? उठने के कारण है एफआईज, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉरेनर्स जो पैसे लगाते हैं, और हिंदुस्तान के लोग जिनके पास पैसे की बचत है वो लगाएंगे। लेकिन जब अनिश्चितता आ जाती है बाजार में, तो एक तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भाग गए, क्योंकि भागेंगे वो जहां मजबूत अर्थव्यवस्था है वहां पैसा लगाएंगे वो। और जो देश के छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, सबसे ज्यादा संख्या में, जान लीजिए भारत में कोई भी चीज अगर खड़ी है, कोई भी व्यवस्था आपकी खड़ी है, धर्म से लेकर के स्कूल तक, आपकी अर्थव्यवस्था तक, तमाम चीजें वो गरीबों की वजह से खड़ी है। आप गरीबों को इज्जत दीजिए मत दीजिए, कुंभ में उसको कीड़े मकोड़े समझिए, लेकिन उसकी वजह से जीएसटी सबसे ज्यादा पे करता है गरीब आदमी, जिसको आप कहते हो कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं, सबसे ज्यादा जीएसटी वो पे करता है। लेकिन आप उसकी इज्जत नहीं करते। आप कहते हो कि मरो अपनी बला से, भगवान की वजह से जिंदा रहो, भगवान की वजह से मरो। तो ये जो जो एफआईज है वो तो भाग गए, क्योंकि वर्ल्ड को देख रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी कहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो वर्ल्ड इकोनॉमी शिफ्ट हो रहा है चाइना की तरफ। अब हम चाइना को देख रहे जी। हैं कि चाइना में टेरिफ बना बढ़ाया है, तो चाइना क्या रिएक्ट करता है। हम इस पे खुश हो रहे हैं, हम मीडिया वाले भी इस पे चर्चा कर रहे हैं कि चाइना का रिएक्शन क्या है। अब चाइना कुछ करेगा, हम्म। अरे आप क्या करोगे? आपकी क्या हैसियत है? ये तो देखो, आपको चाइना भी मारेगा, अमेरिका भी मारेगा, तो आप क्या करोगे? लेकिन अब जो छोटे छोटे जो देश के इन्वेस्टर्स थे, उनको, उनमें भी आपने भय पैदा कर दिया। महंगाई इतनी बढ़ा दी कि 109% में पढ़ रहा था, म्यूचुअल फंड में एसआईपी 109% बंद हो गए। एसआईपी का बंद होने का मतलब समझते हैं कि लोअर मिडिल क्लास जो है, जो 2,000, 500, 1,000 रुपया, 5,000 रुपया, 1,500 रुपया हर महीने जमा करता था अपनी बचत का, वो बंद कर दिया। क्योंकि उसके पास निश्चितता नहीं है। एक तो शेयर बाजार के कोलैप्स करने से है कि नहीं यार, प्रॉफिट नहीं होने वाला। फिर जो है, जो बाकी इन्वेस्टर्स थे, जो 2, 4, 5 महीने के लिए शेयर बाजार में पैसा लगाते थे, सबका भारी नुकसान हुआ। आज की तारीख में, आज खाली टुडे 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। 10 लाख करोड़ रुपया छोटी रकम है। इतना का नुकसान खाली आज हुआ है, क्योंकि 1400 आपके सेंसेक्स गिर गया नीचे, 400 से ज्यादा निफ्टी गिरी। फिर आप देखिए कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा नुकसान ये इसलिए सहते हैं कि उनके जीवन अनिश्चित है। उनके घर में कोई बीमार पड़ जाएगा तो पैसा चाहिए, तो कहां से लाएंगे? तो वो सोचते हैं चलो ठीक है, 10% का नुकसान है, लेकिन करना तो पड़ेगा, जीवन बचेगा नहीं, कहां से लोन लाएंगे, तमाम चीजें हैं।
लोन अगर लेने जाए पर्सनल लोन तो 20% का इंटरेस्ट है। 20% इंटरेस्ट रेट यहाँ होता है, लूट है। और बैंकों में जिस तरह से गुंडे पाल रखे हैं, जो आप लोन लेके देखिए कैसे आपको परेशान करने आएंगे, तरह तरह से आपको हरास करेंगे। लेकिन कहीं सरकार के पास चेक पॉइंट है कि आम आदमी इस देश का कैसे हरास न किया जाए। और इस देश की पूरी व्यवस्था, खाली मोदी जी को मैं ब्लेम नहीं करूंगा, खाली अभी नहीं, जी। देश की पूरी सरकारी व्यवस्था इसी में लगी हुई है कि आम आदमी को लंगी कहाँ मारा जाए, लंगड़ी कहाँ मारा जाए, उसकी जेब से क्या निकाल लिया जाए। सिपाही से लेकर के डीजीपी तक इसी फेर में लगे हुए हैं कि आम आदमी को लूटा कैसे जाए। तो जिस देश में नीचे से ऊपर तक चोर बैठा हो, उस देश की अर्थव्यवस्था, उस देश की के स्वाभिमान, उस देश के तमाम चीजों की बात करेंगे तो हरि नाम लीजिए और गीत गाते रहिए बैठ करके, यही आपके लिए बचा हुआ है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल एकदम जो हकीकत है और जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है वो दरअसल यहाँ पर पेश किया है। लेकिन राहुल लाल जी, फिर यहाँ से आप इस बाजार को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि अगर इसी तरह की बिकवाली रही, इसी तरह से फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो पैसे निकालते रहे और जो घरेलू निवेशक हैं उनका अगर भरोसा नहीं वापस आया, तो फिर क्या आप और क्रैश होता मार्केट को देखेंगे? बुसरा जी, मार्केट को बिल्कुल हम लोग और टूटता हुआ ही देखेंगे, क्योंकि जो दिसंबर तिमाही के आंकड़े हैं वो सामने में आ चुके हैं बुसरा जी। अगर हम लोग देखें आर्थिक समीक्षा में या जो एनओसो के अग्रिम अनुमान में थे, उसमें 6.4% ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया था। आर्थिक समीक्षा जो वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया था उसमें 6.5% का अनुमान लगाया गया था। उन सारे अनुमानों को तोड़ते हुए वो 6.2% है। और दर्शकों को यह सोचना पड़ेगा कि ये आंकड़े जो सरकार ने बनाए हैं वो संगठित क्षेत्र के आंकड़े के आधार पर हैं। उसको जितना बढ़ा चढ़ा के सरकार दिखा सकती है वो बढ़े। सोचिए, सरकार के पास भी दूसरा जी ऑप्शन नहीं है कि उसको और खींच के दिखा सके, वो कि इसको और बड़ा करके कुछ अपनी आंकड़ों में ही एक सुनहरी तस्वीर दिखा दे। वो पिछले तिमाही के आंकड़े 5.4% थे। ये सरकार जो 2047 में बता रही है कि हमें विकसित हम देश बनेंगे, सरकार के आंकड़ों के अनुसार ही आप देखिए तो उसके लिए हर तिमाही का ग्रोथ रेट 8% से ऊपर का ग्रोथ रेट चाहिए इसमें। तो अब अगर इस जो कुछ मिनट पहले जो आंकड़े आए हैं जीडीपी के, उसके अनुसार ही अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 6.4% से 6.5% होगा। लेकिन मुझे अभी भी मुश्किल है कि जब हम लोग मार्च तिमाही के भी जो आंकड़े आएंगे तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ रेट के इस आंकड़े पर भी टिके रहना बिल्कुल एक असंभव वाली स्थिति है कि हम लोग उसको 6.34% पे हम लोग ओवरऑल टिक सके उसको। ये काफी मुश्किल वाली स्थिति है। आपको याद होगा बुसरा जी कि एक अशोक गलवाई कमेटी बनी थी और बड़ा जोर शोर से 2016 के बजट में घोषणा की गई थी कि किसानों की आय 2022 तक में डबल हो जाएगी। और उस अशोक गलवाई कमेटी ने ही बताया था कि इसके लिए ग्रोथ रेट चाहिए, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 12% चाहिए था। 4% से ऊपर का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कभी दिखता है क्या हम लोगों को? और सामान्य ग्रोथ रेट जो पूरे अर्थव्यवस्था के ग्रोथ रेट को उसमें 10% माना गया था कि वो कम से कम होना चाहिए। वो लाइन क्रॉस हो चुकी है। और अभी जो ये जो सरकार पांचवी अर्थव्यवस्था का ढोल पीट रही है, वो पांचवी अर्थव्यवस्था भी जो हम लोग बने हैं, कम से कम दिखने में भी हम लोग जो दिख रहे हैं, वो सारा श्रेय पहुंचता है कि 2008 से लेके 8 का जो देखिए, अभी तो अमेरिका ने टैरिफ की घोषणा की है बुसरा जी, लेकिन जिन लोगों ने अर्थव्यवस्था के मामले को देखा है, 2008 के आर्थिक मंदी को देखा है, उसमें तो अमेरिका के बड़े बड़े बैंक ही कोलैप्स कर जा रहे थे। जो अमेरिका के सबसे बड़े बैंक होते थे उसके बारे में रोजाना नहीं हुआ था कि आज अमेरिका का नंबर 1 बैंक वो दिवालिया हो गया, कल अमेरिका का नंबर 2 बैंक वो दिवालिया हो गया। उसके बावजूद भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचा के रखा था। आज अगर ट्रम्प टैरिफ की घोषणा करता है, कहा जा रहा है कि मार्केट गिर जा रहा है। मैं सहमत हूं अपने दोनों के पूर्व के वक्ताओं से कि हमारे यहाँ पे जो स्थिति है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की, जिसकी मैंने पहले भी चर्चा की थी कि 2023 में 1,21,000 करोड़ जो है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने भारत में निवेश किया। पिछले बार में आंकड़े जो 400 करोड़ रुपए पे पहुंच गए और अब तो वो लगातार निकासी के ही बड़े बड़े आंकड़े हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो आप जब अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स मजबूत नहीं रखेंगे, कहा जा रहा है कि भारत विश्व गुरु है, भारत विश्व गुरु है। सोच के देखिए कि कुछ हमारी कंपनियों ने ईरान की कंपनियों के साथ थोड़े बहुत उन्होंने कुछ काम कर लिए, उसके ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए 4 कंपनियों के ऊपर। सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्री थी, उनके बड़े स्पष्ट तौर पे बयान थे संसद में, संसद के बाहर भी, और भारत सरकार की अधिकृत पॉलिसी रहती थी बुसरा जी कि हम लोग केवल और केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबंधों को मानेंगे,
अमेरिका के प्रतिबंध को हम लोग नहीं मानते हैं, और उसके बावजूद भी 2019 से हम लोगों ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। ईरान की तेल की क्वालिटी सबसे बेहतर दुनिया में तेल की क्वालिटी मानी जाती है वो। और ईरान का तेल जो हम लोग रूस से भी तेल ले रहे हैं या फिर हम लोग अमेरिका से तेल ले रहे हैं, उसके तुलना में ईरान का तेल रेट 50% कम, यानी सबसे हाईएस्ट गुणवत्ता का चीज आप 50% कम रेट पे लीजिए, रुपये में लीजिए, और रुपये में भी मत लीजिए, रुपये में तो रूस भी ले रहा है। दूसरा जी, वो हम लोगों को वाटर सिस्टम पे देने के लिए तैयार था कि जीवन रक्षक दवाइयां, चावल, दाल, गेहूं, ये सब चीज हम लोग ईरान को देते थे, और ईरान उसके बदले में हमें तेल लेता था जो बेस्ट क्वालिटी का तेल होता था, स्वीट ऑयल बोलते थे उससे हम लोग जो है। भारत में रिफाइनरी सिस्टम, वहां पे रिफाइंड भारत में होते थे वो तेल, और फिर भारतीय बाजार में भी प्रयोग होता था। अभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब मनमोहन सिंह जी जब थे, $140 प्रति बैरल पे जो है कि वो तेल के दाम होते थे, अभी भी 75 के आसपास ही है वो। तो मनमोहन सिंह ने तो जिस विपरीत परिस्थिति में अर्थव्यवस्था को चलाया, वो स्थितियां तो इनके सामने में है भी नहीं। लेकिन इनके समक्ष जो बड़े मौके थे, जो ये कह रहे थे कि हम विश्वगुरु थे, तो भारत को ये ताकत दिखानी चाहिए थी कि हम ईरान से भी सस्ते दर पर तेल लेते, आप अपने मित्रों का भी भला करते और देशवासियों का भी भला कर डालते। लेकिन ये अमेरिका के दबाव में, आप सोच के देखिए कि अमेरिका से अगर हम तेल ले रहे हैं, जो बड़ी भारी मात्रा में अमेरिका के दबाव से तेल लिए जा रहे हैं, उसमें परिवहन कॉस्ट ही कितना ज्यादा पड़ जाएगा उसमें। और वैसे स्थिति में देश में महंगाई नहीं होगी तो क्या स्थिति बनेगी? तो देश में जो महंगाई की स्थिति बनी है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए ये वर्तमान की सरकार ही जिम्मेवार है, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था, देश के सभी जो सामान्य लोग हैं उनके पॉकेट को वो उसमें छेद कर करके उनको खोखला बना दिया है। नंबर 1 चीज। तो ऐसे स्थिति में नंबर 2 देखिए, हमारा मैन्युफैक्चरिंग किस स्थिति में। राहुल गांधी लगातार बोलते हैं कि हम उपभोग वाले अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तमाम चीजें हम अब चीन से खरीद के लाएंगे, भारत में भेज देंगे। अगर हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? दूसरा जी, तो अर्थव्यवस्था के मूलभूत ढांचे गड़बड़ है। दूसरी चीज, चलिए अगर रुपया कमजोर होता है तो सामान्य चीज ये माना जाता है कि हम निर्यात में इसका लाभ ले सकते हैं, हमारे निर्यात जो है कि वो बढ़ सकते हैं, और फिर वहां से अर्थव्यवस्था को बूस्टअप मिल सकता था। जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपदा में अवसर की स्थिति, तो रुपया कमजोर होने के मामले में निर्यात में हम लोग एक वृद्धि ले सकते थे कि विदेशों में सामान बेचते और हमारा सामान जो है कॉम्पिटेटिव मार्केट में सस्ता हो जाता दूसरा जी। लेकिन इस सरकार ने उसके भी कोई प्रयास नहीं किए हैं। तो जो अर्थव्यवस्था के जो मूलभूत अंग होते हैं, किसी भी अंग को मजबूत करने के कोई प्रयास नहीं हुए। प्रयास क्या हो रहे हैं दूसरा जी? सामान्य अर्थों में दर्शकों को समझा दूं। प्रयास ये होता है कि अपने सगे संबंधियों को, बैंकों से, अपने मित्रों को जो है कि हम लोगों ने देखा पंजाब नेशनल बैंक में कितना बड़ा सा घोटाला हुआ था, उसके जो तमाम आरोपी थे उन लोगों को अब तक भारत में प्रत्यर्पण करने के क्या प्रयास हुए? आप किसी को 20,000 करोड़ का लोन दिला दीजिए, किसी को 40,000 करोड़ का लोन दिला दीजिए। और अभी सही कह रहे थे पांडे जी की भारत के जो लोग, जो हम लोग जो बैंकों से लोन लेते हैं, सामान्य लोग, उनके साथ बैंक कैसे गुंडागर्दी का व्यवहार करते हैं। तो बैंकों को, अपने परिजनों को, अपने मित्रों को बड़े बड़े लोन दिलवा के पहले तो बैंकों को खोखला बना दीजिए, फिर जो कमजोर बैंक है उसको मजबूत बैंकों के साथ जोड़ दीजिए। आप सोच के देखिए, जो बैंक की कार्यप्रणाली अच्छी है उसके साथ, मुझे अभी भी याद है आईडीबीआई बैंक सबसे ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ बैंक था, उसको इन्होंने एलआईसी के मत्थे मर दिया उन्हें। अब एलआईसी सोचिए कि भारत में तमाम जो छोटे छोटे लोगों के लिए कितना बड़ा जो है कि वो एक लोगों के लिए जीवन रक्षक की स्थिति होती है, वो उसकी स्थिति कमजोर बना दी। आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थिति कमजोर बना दी, पंजाब नेशनल बैंक की स्थिति कमजोर बना दी, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ छोटे छोटे कई कमजोर बैंकों को जोड़ के उन्हें भी कमजोर बना दिया। यह स्थिति ऐसी है कि आप अर्थव्यवस्था के जिस सेक्शन में जाएं वहां पे ही हम लोगों को जो है कि एक त्राईमान के संकेतक हम लोगों को दिखाई देते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज, तो बैंकों अगर पूरी तरीके से जी अपनी बात को रखिए जी। एक लाइन में कह दूं, जिससे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो डिपॉजिट्स होते हैं उससे आप उसके लाभांश को भी आप ले रहे हैं, सरकार लगातार ले रही है, जबकि वो बिल्कुल एक आपातकालीन सिचुएशन के लिए होता है। सोच के देखिए कि अगर कोई इन्वेस्टर्स भारत में आएगा, वो किन चीजों को देख के यहाँ पे निवेश करेगा कि अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है, हमारी आरबीआई कैसे काम करती है, हमारी सेबी कैसे काम करती है। वो तो भाई उनके लिए तो पूरे दुनिया का ग्लोब खुला हुआ है। जब उन्हें दिखेगा कि भारत में सेबी जो है वो बुद्ध जी का मामला उन्हें नहीं दिखाई दे रहा, उन्हें भी दिखाई दे रहा है कि सेबी में यहाँ पे किस तरह से नियुक्तियां हो रही हैं, आरबीआई के जो है गवर्नर, उनकी नियुक्ति कैसे हो रही है, और आरबीआई के रिजर्व्स को लगातार जो है कि सरकार सामान्य अपना इनकम का स्रोत मान बैठी है। और आप उस आरबीआई से आप उम्मीद करते हैं कि वो मार्केट में डॉलर बेच के रुपया को मजबूत बनाए। वो तो ये जो बचकानी हरकत है अर्थव्यवस्था में, तो रुपया को मजबूत बनाने के लिए आप लगातार डॉलर बेचे जा रहे हैं, तो
तो आप डॉलर भी आपके पास सीमित है। आपने ऐसे कौन से प्रयास किए हैं कि हम लोगों के पास आज विदेशी मुद्रा भंडार लगातार जो अभी स्थिति दिख रही है वो भविष्य में भी उसी स्थिति में दिखे? इसके लिए कोई रोड मैप है? बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए मैं कहीं से भी अर्थव्यवस्था में बड़े उछाल की उम्मीद नहीं देख पा रहा हूं। और जब उछाल की उम्मीद नहीं है, सोचिए कि बड़े बड़े कंपनियों ने, जो देश की नामी गिनामी कंपनियां हैं, जिसमें प्रधानमंत्री की मित्रता की चर्चा जिन कंपनियों से होती है, उनके आईपीओ आने वाले थे जनवरी में, फरवरी में उनके आईपीओ को टाला जा रहा लगातार। उन्हें पता है कि इस समय आईपीओ अगर जारी किए जाएंगे तो वो जो पूंजी जुटाने के प्रयास होंगे वो पूंजी नहीं जुट पाएंगे उनके। ये एक हमें कहते हैं कि ये अलार्मिंग बटन से भी एक गंभीर स्थिति है इस समय बुशरा जी। जी, बिल्कुल। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन या उससे भी आगे वाली स्थिति में आकर अभी फ़िलहाल देश खड़ा हुआ है। अगर 100 करोड़ लोगों के पास बचत के लिए कोई पैसा ना हो, यानी कि वो बचा ना पा रहे हों, सिर्फ़ जो कमा रहे हैं वो खर्च कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि देश कहाँ आकर खड़ा हुआ है। जहाँ हम बात कर रहे हैं लगातार कि अमेरिका जो है वो टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, जो एप्लीकेबल होगा अप्रैल से, और उससे पहले ही बाज़ार की जो हालत है वो यहाँ आकर खड़ी हो गई है। तो सोचिए अप्रैल में क्या हाल होने जा रहा है। और उससे पहले ये एक तरह से कह सकते हैं कि हाहाकार वाली स्थिति जो है, त्राहिमाम वाली स्थिति नजर आ रही है। अभी आप ये देखिए कि जो हार्ले डेविडसन जो मोटरसाइकिल है अमेरिका की, उस पर से जो आयात शुल्क जो है 20% घटा दिया है हिंदुस्तान ने। और जो एलन मस्क की जो टेस्ला है उस पर जो आयात शुल्क है उसको 85% तक घटा दिया है। उसके बाद भी आप ये देखिए कि कैसे अमेरिका आंखें दिखाता हुआ नजर आ रहा है, डराता हुआ नजर आ रहा है। और इस बार जो तोहफे लेकर आए हैं नरेंद्र मोदी अमेरिका से, उसको देश से कितना नुकसान हो रहा है वो अभी हमारे सामने है। इमैनुअल मैक्रोन जो है वो वहां जाकर हर बात पर जहां उनको लगता है कि ठीक नहीं है वो ट्रंप को टोकते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री वहां सिर्फ मुस्कुराने के अलावा कुछ और करते हुए नजर नहीं आते हैं। और देश जो एक कमजोर प्रधानमंत्री है उसकी सजा भुगत रहा है ओमकारेश्वर जी, और आगे भी भुगतेगा ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ तो सिर्फ मोदी मोदी के नारे लगाइए, आपको धर्म का चश्मा आप चढ़वाइए, दूसरों को देशद्रोही बताइए, आतंकवादी बताइए, पाकिस्तान परस्त बताइए, और इस सब में जो नाकामियां हैं सरकार की उस सब पर पर्दा डाल दीजिए। म्यूट पे आवाज ओंकारेश्वर खोले जी। जी, ओमकारेश्वर जी की आवाज खोले ये वो जी। देश है जो अपने देश के परमाणु परीक्षणों के बाद दुनिया के लगाए गए प्रतिबंधों को इसने बड़े स्वाभिमान के साथ झेला है, बड़े साहस के साथ झेला है, और जरा भी किसी के सामने सर नहीं झुकाया। चाहे वो इंदिरा गांधी का दौर हो या अटल बिहारी वाजपेयी का ही दौर क्यों न हो, प्रतिबंध लगे और हमने उसको झेला। अभी जो हालात हैं, हम जिस तरह से चरणों में बिछते जा रहे हैं अमेरिका के, ऐसी क्या बात है कि इतना ज्यादा हम डर रहे हैं उससे। हम एक दफा ये सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं और उल्टे ये जो गोदी मीडिया है या जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उल्टे जो है उन भारतीयों को ही दोषी ठहरा रही है कि ये लोग गलत उससे गए क्यों। भाई, भारतीय हमारा चाहे जिस रूट से भी गया, भारत में अगर अच्छे माहौल होते रोजगार के तो यहाँ से वो छोड़ के नहीं जाता। वो रोजगार करने के लिए गया, वहां कोई क्राइम करने के लिए गया नहीं था। कहना सिर्फ इतना ही भर था किसी भी भारतीय हुक्मरान को कि आप अमेरिका हैं और अगर कोई हमारे देश से गलत तरीके से गया है, आप उसके एक एक बंदे की जांच कराइए, उसके कागज की जांच कराइए, नंबर वन। नंबर टू, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए, तो चूंकि आप दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के सबसे पहले सिग्नेटरी हैं, उस नाते आप उसके मानवाधिकार का सम्मान करते हुए, रक्षा करते हुए, हमारे देश से आपके दोस्ती के संबंध की रक्षा करते हुए, उसका मान रखते हुए हमें उसे सम्मान के साथ ले जाने की इजाजत दी। इतना भर कहने की हिम्मत हम नहीं कर पाए अमेरिका के सामने। ये क्या हो रहा है? और फिर आप उसको जायज ठहरा रहे हैं कि नहीं वो ठीक है। हाउस में भी कहा गया कि इससे पहले भी माइग्रेंट्स आए हैं। क्यों आए? आए हैं तो हथकड़ियां और बेड़ियां लगाए हुए नहीं आए थे, और उनको दिल्ली एयरपोर्ट की बजाय अमृतसर जाके नहीं छोड़ा गया था कि ताकि इंटरनेशनल मीडिया यहाँ ना देखे और वो ना करे। ये सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, ओवरऑल जो हम अपना इकबाल जो है वो खो रहे हैं, अपना विश्वास जो है वर्ल्ड कम्युनिटी में। हम विश्व गुरु बनने चले थे और विश्व गुरु की ये हालत होगी, ये किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके लगातार
कोई न कोई आपसे चूक हो रही है, गलती हो रही है, आप ऐसा कोई कदम उठा रहे हैं, ऐसी कोई बात कर रहे हैं कि विश्व बिरादरी में जो आपका मान सम्मान था उसमें लगातार, अभी हाल के ही अमेरिका यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा 4 और 3 और राष्ट्राध्यक्ष गए। उन सभी को रिसीव करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप सामने कार तक उतर के आते हैं और वहां से रिसीव करके ले जाते हैं। सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री को वहां एक लेडी ऑफिसर भेज दिया जाता है रिसीव करने के लिए। ये असम्मान नहीं है तो क्या है? ये आप उनकी चीजों पे आप लगातार वो स्वीकार करते जा रहे हैं। जो डील आप करके आ रहे हैं, उस डील से भारत में क्या रोजगार बढ़ने वाला है? उससे भारत में कौन सी चीजें, F-35 जैसे विमानों की चर्चा हुई, अभी फाइनल डील उसका भले ही ना हुआ हो, लेकिन जिस F-35 को पेंटागन की रिपोर्ट कह चुकी कि वो ठीक नहीं है, कई बार स्टार्ट नहीं होता है और वो जो उनके जो सुरक्षा के सभी मानकों पे खरा नहीं उतर पाया है, जिसको एलन मस्क खुद ही कबाड़ कह चुके, हम उस डील को लेने की बात कर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था कहां पर है और उसको कैसे मजबूती मिल सकती है, ये हम उसकी ओर ध्यान नहीं देख रहे हैं। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है बहुत चिंताजनक है, क्योंकि 2022 में जहां 7.3% लोग जो है बचत करते थे, मान लीजिए 100 रुपया है तो 7.3 रुपए की बचत हुई, वो 2022 में वो 2023 में घट के 5 पॉइंट समथिंग आ गया है। जबकि ये पिछले 10 सालों में देखेंगे तो 8% का एवरेज था कि 8% की बचत 100 रुपए में की जाती थी। तो ये सब चीजें लगातार घट रही हैं। और भी जो आंकड़े हैं, एक और आंकड़ा बताना चाहता हूं। इस देश को बार जी। बार कहा गया कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, 2022 23 24 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। ये कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जब आई थी तो उनको 25 लाख करोड़ का बजट मिला था, 25 लाख करोड़ का जीडीपी मिला था। उस 2004 से 14 के बीच में उन्होंने उस 25 लाख करोड़ के जीडीपी को बढ़ा के 112 लाख करोड़ किया, यानी 4 गुना से भी ज्यादा किया, 4.5 गुना किया। 112 लाख की जीडीपी आपको मिली 2014 में, 2023-24 में आके वो 3.5 ट्रिलियन हो पाती है। यानी मुश्किल से आप 3 गुना भी नहीं कर पाते हैं, 3 सवा 3 गुना, और आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। और इसीलिए अब आपने टारगेट जो है वो ऐसा रखा है कि दुनिया उसको समझ ही ना पाए। 2047 तक कितनी सरकारें आएंगी और जाएंगी और कितने लोग रहेंगे और नहीं रहेंगे, आप ख्वाब ऐसा ही दिखाते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 15 लाख लोगों के खातों में आ जाएंगे। आपके जितने भी वादे थे वो सब जुमले ही जुमले क्यों साबित हो रहे हैं? क्या वास्तव में आपको जी। कुछ करना नहीं आता, आपके लोग करने नहीं दे रहे हैं, या आपके पास अच्छे लोग नहीं हैं, या आप खुद ही इसको खिचड़ी को खीर और खीर को खिचड़ी बनाने के चक्कर में सबका गुड़ गोबर किए हुए दे रहे हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल। की ये स्थिति जो है कम से कम हाल के दिनों में नहीं थी। जी, बुशरा। बिल्कुल, बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है और संक्षेप में लास्ट कमेंट आपसे धनंजय जी कि एक पढ़ा-लिखा प्रधानमंत्री हो, वो कैसे आर्थिक मंदी जब पूरी दुनिया में हो, रिसेशन था, उसने कैसे देश को उभारा और बाहर निकाल कर आए, इसको जाता हुआ देख रहे हैं। अमेरिका के लगातार अमेरिका जिस तरह से अपनी मनमानी करता हुआ नज़र आ रहा है, वो भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है अपने डियर फ्रेंड के साथ? डियर फ्रेंड आप मान रही है ना, वो मानेगा तब तो डियर हुँ, फ्रेंड हो गए। आप हम माने कि हम जो है मोदी जी के डियर फ्रेंड है, हमारे मानने से क्या होता है? मोदी जी माने कि धनंजय मेरा डियर फ्रेंड है, तब मतलब। फिर आप इसको ऐसे समझिए कि आपने कहा इतने पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, पढ़े लिखे से कुछ नहीं होता। पढ़े लिखे से अगर होता तो संविधान में लिखा जाता कि प्रधानमंत्री होने के लिए ये योग्यता चाहिए, नहीं लिखा गया। सांसद होने के लिए हुँ, योग्यता चाहिए, नहीं लिखा हुआ। लाल बहादुर शास्त्री तो फॉरेन से डिग्री लेकर के आए नहीं थे, वो चाय भी नहीं बेचते थे कहीं। न उन्होंने कहा कि हमने मगरमच्छ पकड़ लिया था। नदी पार करते थे, पढ़ने जाते थे नदी पार करके वो। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था उस समय क्या थी? हमारे देश में 15 दिन का अनाज बचा था। अमेरिका के गेहूं को उन्होंने मना कर दिया था, ये अपना सड़ा हुआ गेहूं अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए। और उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उन्होंने कहा था कि अनाज जो हम एक शाम कम खाएंगे नहीं खाएंगे, एक ही शाम खाएंगे, लेकिन अपने देश के स्वाभिमान को बचाएंगे।
और उस वैसे समय में पाकिस्तान को जो है चमेटा मार के बताया था कि तुम्हारी हैसियत क्या है। अमेरिका को भी चमेटा ही था वो, कि यूनाइटेड नेशंस जो है उसमें आया तो उन्होंने जीता हुआ हिस्सा छोड़ दिया, बोला लो यही हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। जो पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर कहा जाता है, धोखे से हड़प लिया और आज तक दादागिरी कर रहा है, दिखा रहा है। ये मोदी जी और अमित शाह जी और आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी सीना ठोक रहे थे कि हम तो लेके आएंगे 100 दिन के भीतर। 100 साल में ले आना तो बड़ा नाम करे। 2047 का दिया ना आंकड़ा, बता रहे थे, बहुत सही बोल रहे थे। ऐसे कर दो कि न जाने। एक बड़ा अच्छा उनकी एक लाइन है शरद जोशी जी कि मुझे उधार वो दे जिसको पूर्व जन्म में विश्वास हो, वो यही मान्यता वाले हैं। आप इससे भी अंदाजा लगा लीजिए, ये जुमले की जो बात कर रहे थे ओंकार भाई, राहुल भाई दोनों मिलकर के, ये अभी अभी पूर्व की जन्म बात नहीं, है। पुनर्जन्म में, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म में विश्वास करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बोलने में गड़बड़ा गया हूँ। खैर, धन्यवाद। तो मैं बता रहा हूँ कि अभी जो है रेखा गुप्ता जी ने क्या कहा, अभी कुछ ही समय पहले चुनाव हुआ था, 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, और मोदी जी ने कहा था कि मंत्रिमंडल की जो पहली बैठक होगी, पहली मीटिंग होगी, उसमें साइन किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे पास खजाना खाली है। तो खजाना खाली है, ये देश के वित्त मंत्री को नहीं पता था? खजाना खाली है तो वो चुनाव से पहले पता कर लेते कि भैया बताओ जरा दिल्ली सरकार ने क्या बजट पेश कर दिया था। तो ये झूठ बोलने के लिए है, और चूंकि खजाना खाली खाली दिल्ली का नहीं है, खजाना पूरे देश का खाली है, और खजाना का माल उठा करके अडानी जी को दे दिया, ये आपको पता है, सबको पता है। जिनको नहीं पता है, भक्त जो है अभी भी कीर्तन में लगे हुए हैं तो लगे रहे। लेकिन एक बात जान लीजिए, जो बुरे लोग होते हैं ना, वो सबसे पहले जो है अपने करीब वालों को निपटाते हैं। बुरे लोग जी अपने ही लोगों को मार के बुराई हासिल करते हैं, नाम हासिल करते हैं। अच्छे लोग बाद में मारे जाएंगे, पहले उनके भक्त मरेंगे, ये लिख लीजिए कहीं। तो अभी 1 साल हुआ है, अभी और साल आने वाले हैं। और एक कोई बड़ी अच्छी कहानी मैंने पढ़ी थी, उस कहानी का आखिरी था जो मैं 2 लाइन में सुना देता हूँ, कि उसमें रमजान का महीना था और जो है दंगे हो गए थे उस समय। तो वो जो है जो गट्ठर बांध करके कपड़ा बेचने जाता था, वो नहीं जा रहा था, उसके घर में अनाज नहीं था कि वो अपने बच्चों को खिला सके। तो पत्नी ने क्या किया कि उसके कुछ साड़ियां लेकर के दे दिया कि पड़ोसी के जा करके अनाज ले आए। चूंकि सेठ जी से जो मुस्लिम ही थे, उनसे जो है उनका साबका नहीं था, मतलब मित्रता नहीं थी, तो दूसरे महिला को भेजा। दूसरे महिला ने क्या किया कि साड़ियों के बदले जो अनाज मिला उसमें से आधा अपने पास रख लिया और आधा उसको देने गई। तो बोला इतना कम अनाज, इतनी साड़ी के बदले चावल? तो बोला अब इतना ही दिया है, अगर नहीं चाहिए तो लौटा देती हूँ। तो उसने कहा नहीं, चूंकि चावल उसको चाहिए था। तो चावल जो है वो अधन चढ़ रहा था, चढ़ा हुआ था, और चावल का थोड़ा धोया और ये अधन डालेंगे, उसमें चावल डालेंगे। तभी आवाज आई, जिस घर से वो चावल लाया गया था वहां पति पत्नी झगड़ा करने लगे कि अरे उतना ही तो चावल बचा था, वो क्या हुआ? तो उसने कहा कि मैंने भी साड़ी के बदले और दूसरी चीजों के बदले चावल दे दिया। तो इसको लगा कि कहीं चावल मांगने ना आ जाए, तो उसने सारा चावल उसमें डाल दिया, अधन में जितना चावल था, और उसने कहा कि या अल्लाह दंगे कुछ दिन और चले। तो वही है अभी देश की हालत, है ना? जी तो अब इस पे रोए जी हंसे बिल्कुल। क्या करें, कर्तव्य हम्म विमूढ़ हम्म जी। बिल्कुल। और अभी हम जब जिक्र ही कर रहे हैं तो मैं देख रही थी कि हेडलाइन ये कहा जा रहा है कि भारत की जीडीपी में जो है वो थर्ड क्वार्टर में उसमें रफ्तार देखी गई है। तो आप मीडिया का तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, वो आपको इसी तरह से सब्जबाग दिखाता रहेगा, आपको बताता रहेगा, लेकिन असलियत जो है वो आज हमने आपके सामने खुलकर रखी है। जी जी भक्तों के लिए मैं भी रख देता हूं एक, बस दो तथ्य उनके लिए, कि भारत जी की जी प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से कम है, यानी कि बांग्लादेश के तमाम उथल पुथल के बावजूद उनकी प्रति व्यक्ति आय हम लोगों से ज्यादा है। और लोग ये तर्क देते हैं कि भारत की जनसंख्या ज्यादा है। तो जरा जनसंख्या के जनघनत्व का मामला देख लें कि बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है या भारत का ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरे आंकड़े, उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय पाकिस्तान से कम है। तो आप अगर तुलना करने का, मैं तो पाकिस्तान से तुलना करने का शौक नहीं रखता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं लोग बड़ी तुलना करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय से पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। ये परिस्थिति है हमारे अर्थव्यवस्था की।
जी, बिल्कुल। और बहुत सही आपने बात यहाँ पर रखी कि हर चीज़ में पाकिस्तान से कंपेयर करने का उन्हें शौक है। विश्व गुरु की बात करते हैं, लेकिन कंपैरिज़न देखिए भक्त कहाँ से कर और किस देश से करते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, ओमकारेश्वर जी आपका, राहुल लाल जी आपका, धनंजय जी आपका। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।